जावेद खान और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना देखेंगे जो आपको बिजनेस लोन दिलाने में कारगर साबित हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, प्रोजेक्ट प्लान के जरिए किसी भी बैंक मैनेजर को कन्विंस करने से पहले आपको खुद कन्विंस होना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट पर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं उससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं वहां पर मक्का बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अब अगर मैं अपने इलाके में कॉर्नफ्लोर मिल का बिजनेस आइडिया लेकर जाता हूं और एक अच्छी प्रोजेक्ट के साथ बैंक मैनेजर को अच्छी तरह से यह समझाने में कामयाब हो जाता हूं कि इस बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या वजह है कि मैनेजर मुझे लोन देने से मना करेगा। क्योंकि आज का बैंकिंग सिस्टम चल ही रहा है ब्याज से हासिल होने वाले पैसों के दम पर। तो आपको सबसे पहले ऐसे बिजनेस का चुनाव करना है जिसकी उस एरिया में जहां आप वह बिजनेस शुरू करना चाहते हो चलने की संभावना ज़्यादा हो। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको उस बिजनेस को शुरू करने में कितनी लागत लगेगी। यह पता करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की यह लिंक ओपन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पेज पर पीएमईजीपी के अंतर्गत जितने भी लोन दिए जाते हैं उन सबके प्रोजेक्ट कॉस्ट की डिटेल दी हुई है। इस ड्रॉप डाउन से आप इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंतर्गत वह प्रोडक्ट आता है जिसका कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद यह जो खाली टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर 25 लाख रुपए टाइप करके फाइंड बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट जिनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपए तक है वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं एक स्मॉल साइज का स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके आगे मैं व्यू लिंक पर क्लिक करूंगा तो मुझे उस बिजनेस की प्रोजेक्ट कॉस्ट के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग मिल जाएंगे। और यह जो सैंपल प्रोजेक्ट कॉस्ट है दोस्तों, यह काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको इस साइट पर डाला गया है। कहने का मतलब कि आपको लगभग इतना ही खर्च आपके बिजनेस के लिए आएगा। फिर भी आप सेफ साइड में 10% बढ़ाकर रेट कोट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि आपका सैंपल प्रोजेक्ट कॉस्ट तो 3 लाख 3.5 लाख का है लेकिन आपने 7 लाख रुपए के लिए लोन अप्लाई कर दिया है। ऐसे में भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। इतनी डिटेल्स आ जाने के बाद आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की शुरुआत करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए खान ट्रेडर्स के नाम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है जिसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लिया है। आपको आसानी से समझने के लिए बता दूं कि यह प्रोजेक्ट प्लान मैंने दो हिस्सों में बांटा है, प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस और डिटेल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस में हम लोग प्रोजेक्ट के मेन पॉइंट्स को इस तरह से हाईलाइट करेंगे कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम जो बिजनेस करना चाहते हैं उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। और डिटेल्स व्यू में प्रोजेक्ट की कॉस्ट को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के अलावा हम बिजनेस के ईयरली ग्रोथ को टेबुलर फॉर्म में जनरेट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे डिस्प्ले करना है वह देखेंगे। प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस के पहले सेक्शन में हम जो बिजनेस यूनिट खोलने वाले हैं उसकी डिटेल्स जैसे यूनिट का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपकी बिजनेस यूनिट सोल प्रोप्राइटरशिप की है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई लिमिटेड कंपनी। आप जो लोन अप्लाई करना चाहते हैं वह पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन वगैरह में से किस स्कीम के अंतर्गत आता है, आपके बिजनेस में कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, प्रोजेक्ट का टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट कितना होगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी जैसे फिक्स्ड एसेट में कितना खर्च होगा, बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। अब यहाँ दो बातें नोट करने वाली है। पहली यह कि पीएमईजीपी के रूल्स के मुताबिक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% अपने पास से लगाना पड़ेगा, और अगर आप लोअर कैटेगरी के हैं तो आपको टोटल प्रोजेक्ट का 5% लगाना पड़ेगा। और इस हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जो आपको टर्म लोन मिलेगा वह टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट से 10% माइनस होकर मिलेगा, और जो वर्किंग कैपिटल लोन मिलेगा वह टोटल वर्किंग कॉस्ट से 10% माइनस होकर मिलेगा। दूसरी बात नोट करने वाली है कि जो बचा हुआ 10% है वह या तो आप खुद दे सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो प्रमोटर के डिटेल्स में आपको उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह डालना होगा। इन लोगों से लोन देने वाली संस्था आपका लोन सैंक्शन करने से पहले फ़ोन करके कंफर्म करेगी, लेकिन याद रखें कि आपका लोन सैंक्शन हो जाने के बाद भी जब तक अपने हिस्से के 10% आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक बैंक भी आपके अकाउंट में लोन की रकम नहीं डालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन पर इस समय ज़्यादातर सरकारी बैंकों में 10% है, तो हमने यहाँ पर 10% ही लिया है। आगे आपको प्रमोटर की डिटेल फिल करना है। अगर आप खुद ही अपने हिस्से का 10% लगाने के लिए तैयार हैं तो अपने डिटेल्स दीजिए, और अगर कोई थर्ड पार्टी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो आपने उनकी डिटेल्स देनी है। प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस के अगले सेक्शन में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल के बारे में बताना है। जैसे जो आप बिजनेस यूनिट लगाने वाले हैं आपने उसकी लोकेशन डिटेल्स मेंशन करनी है।
उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक सप्लाई की क्या व्यवस्था है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोकेशन हमें अपना बिजनेस यूनिट डालने के लिए पसंद आती है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वो अच्छी खासी दूरी पर होते हैं। तो ऐसे में जब आप अपने बिजली विभाग या फिर नगर पालिका में उस लोकेशन पर कमर्शियल मीटर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन दोगे, तो बिजली विभाग नियरेस्ट पोल से लेकर आपकी लोकेशन तक तार खींचने और नया इलेक्ट्रिक पोल लगाने का खर्चा आपसे चार्ज करेगा। लेकिन कई बार ऐसी लोकेशन दूसरी वजहों से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के वन टाइम इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसकी डिटेल आपको बैंक मैनेजर को समझानी पड़ेगी। कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में अपनी बिजनेस यूनिट डाल रहे हैं, उस जगह इस तरीके के लेबर आप किस तरह से लेकर आओगे, और आपकी बिजनेस यूनिट तक रॉ मटेरियल लाने के लिए और माल सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट आ जा सकता है या नहीं। मैंने इस सेक्शन में इन बातों की डिटेल्स नहीं लिखी है, लेकिन आप लोगों को एक एक या दो दो लाइन के डिस्क्रिप्शन जरूर लिख देना चाहिए। इसके अगले सेक्शन में आपको आपके बिजनेस यूनिट में कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होगी, उनके डिटेल्स बताना है। आप चाहे तो इस तरीके का टेबल बनाकर उसके रेट लिख सकते हैं, या सिर्फ मशीनरीज के नाम ही लिख सकते हैं। इसके अगले सेक्शन में आपके बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के डिटेल बताने हैं, और बहुत अच्छा होगा अगर आप यह रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं और आपके एरिया में उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी डिटेल्स एक या दो लाइन में लिख सकें तो। और इस पार्ट के अगले सेक्शन में आपको अपने टारगेट मार्केट के बारे में, या फिर यूँ कहें कि कस्टमर्स के बारे में बताना है कि आप अपना माल बेचने के लिए कस्टमर कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मसाले से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं इन सारी जगह में कस्टमर बना सकता हूँ, और जितने भी फूड आइटम से रिलेटेड बिजनेस हैं उन्हें कस्टमर यहीं से मिलेंगे। तो अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी तरीके के फूड आइटम से रिलेटेड है, तो यह सेक्शन आप जैसे का तैसा कॉपी कर सकते हैं। इस पार्ट के आखिरी सेक्शन में हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी ग्राफ के जरिए से यह दर्शा सकते हैं कि ईयर बाय ईयर हमारे प्रोजेक्ट की ग्रोथ कैसे होगी। इन ग्राफ में हम अपने ईयरली रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और सेल्स को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस में हमने जितने भी सेक्शन देखे, आप उनको देखकर समझ गए होंगे कि अगर इतनी चीज़ें हम किसी भी बैंक मैनेजर को अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, और लोन मिलने के लिए कुछ पॉजिटिव चांस हमने बना लिए हैं। दोस्तों, हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का दूसरा पार्ट जो कि डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा का सारा पार्ट कैलकुलेशन से भरा हुआ है, जो कि यह बताता है कि आपका बिजनेस मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर किस तरीके की ग्रोथ करेगा। और इस पार्ट को पूरा करने के लिए हम केवीआईसी की साइट पर मौजूद डीपीआर शीट की मदद लेंगे। तो आपने करना यह है कि आपको यह लिंक अपने ब्राउज़र पर पेस्ट करनी है, जहां से आप पीएमईजीपी के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जितनी भी लिंक का जिक्र आया वह सारी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। तो आगे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, जिस पर क्लिक करने से आपके सामने एक ऑनलाइन इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसमें बिना कोई डिटेल भरे हुए नीचे आना है और यहाँ पर प्रिपेयर डीपीआर बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सिस्टम पर डीपीआर पैकेज डॉट एक्सएलएस नाम की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने इस फाइल को ओपन करना है, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फाइल में दो शीट मौजूद है, एक डेटा शीट और एक डीपीआर प्रिंट। पहले आपको डेटा शीट में एंट्री करनी है, जिसके पॉइंट नंबर 1.1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरना है। इस डेटा शीट में पहले से बने बनाए टेबल हैं, हमें उनको एक एक करके फिल करना है। मैंने अपनी शीट पर यह टेबल्स पहले से ही फिल करके रखे हैं। अपने बिजनेस यूनिट लगाने के लिए हम जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह अपनी खुद की हो या फिर किराए की, उसमें हमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और साथ ही बिजली फिटिंग का काम भी करवाना पड़ेगा। तो इन दोनों कामों में जो खर्च आएगा वह हमें इस टेबल पर मेंशन कर देना है। इसके बाद बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की डिटेल एंटर करनी है, जैसा कि हम पहले सेक्शन में भी देख चुके हैं। प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव कॉस्ट, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, वर्किंग कैपिटल वगैरह, यह सारी डिटेल केवीआईसी से डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। आपने उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेक करके आपके बिजनेस के हिसाब से यह डिटेल ऐड कर देनी है। इसके बाद मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग में जनरल कैटेगरी के लिए आपका अपना कंट्रीब्यूशन 10% होगा, बैंक आपको 90% देगा, और गवर्नमेंट सब्सिडी यहाँ पर 25% है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ सेल्स टेबल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं गरम मसाला पाउडर एक महीने में 500 रुपये पर केजी के होलसेल रेट में 5 टन सेल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रेट वाले कॉलम में 500 और क्वांटिटी वाले कॉलम में 5000 डाल दिया है। इसके बाद जो अमाउंट है वह एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे नेक्स्ट लाइन पर मैंने यहाँ पर मीट मसाला के लिए 250 रुपये रेट पर यूनिट वाले कॉलम में और 2000 क्वांटिटी वाले कॉलम में ऐड किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया और टोटल में ऐड हो गया।
ठीक उसी तरह आपके बिज़नेस में आपको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है और वह आपको किस कीमत पर मिलने वाला है, उसके डिटेल्स डालकर आप रॉ मटेरियल के लिए 1 महीने में टोटल अमाउंट कितना लगेगा वह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद वाले टेबल्स में आपको लेबर के दिए जाने वाले वेजेस और एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली सैलरीज़ की डिटेल्स भरनी है। और यह सारा कैलकुलेशन क्योंकि हमें 1 महीने के हिसाब से करना है, इसलिए अगले टेबल में हमें नंबर ऑफ डेज़ में 30-30-30 डाल देना है। पावर एस्टीमेट में हमें 1 महीने में अपने माल प्रोडक्शन करने के लिए कितनी बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक एप्रोक्सीमेट कॉस्ट यहाँ पर डाल देना है और आखिरी टेबल में हमें अपने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर सालाना कितना परसेंट इन सारी चीज़ों पर खर्च होगा वह ऐड कर देना है। मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद यहाँ पर 1% और 2% ऐड किया है और यह सब तरीके के प्रोजेक्ट के लिए सेम रहता है। अगले सेक्शन में हमें अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन देना है। बिज़नेस के इंट्रोडक्शन में हमें 2-3 लाइनें अपने प्रोडक्ट के बारे में बतानी है। आगे 2-3 लाइनें में आपको यह बताना है कि आप इसी बिज़नेस को क्यों शुरू कर रहे हो और अगली 2-3 लाइनों में आपने यह बताना है कि आपको उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर और सप्लायर कहाँ से मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट से आप किस मार्जिन पर मुनाफा कमा सकते हैं। आखिरी सेक्शन में आपने अपने बारे में या जो कोई भी थर्ड पार्टी आपको स्पॉन्सर कर रही है, उनके बारे में डिटेल्स लिखनी है। आप किसी थर्ड पार्टी से स्पॉन्सरशिप करवा रहे हैं, उनके बारे में जितनी हो सके पॉजिटिव बातें प्रोजेक्ट में मेंशन होनी चाहिए, ताकि मैनेजर को यह विश्वास हो सके कि कल को कई बिज़नेस में कोई ऊँच-नीच होती है, तो आपका प्रमोटर वह बिज़नेस को सँभाल लेगा। दोस्तों, एक बार डेटा शीट का डेटा फिल कर लेने के बाद आपने डीपीआर प्रिंट शीट पर क्लिक करना है और आप वहां जाकर देखेंगे कि जो कुछ भी डेटा आपने पहली शीट पर फिल किया है, उस डेटा के हिसाब से इस शीट पर बहुत सारे नए टेबल्स जनरेट हो गए हैं, जिन पर अगले 5 सालों में आपके बिज़नेस पर होने वाले एक्सपेंसेस, आपके बिज़नेस के रेवेन्यू और ग्रोथ वगैरह की डिटेल मौजूद है। इस शीट पर आपने सिर्फ यह देखना है कि सारा डेटा ठीक से जनरेट होकर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। डेटा सही है या नहीं, उसको आपने वेरीफाई नहीं करना है। इस शीट्स पर भी 2 सेक्शन जनरेट हुए हैं, प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस और दूसरा डिटेल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस में लगभग वही सारी चीज़ें जनरेट हुई है जो ऑलरेडी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो हमें करना यह है कि हम प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस वाला पार्ट छोड़कर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले पार्ट को इस तरह से सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद एक्सेल शीट के पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन से प्रिंट एरिया सेट कर लेना है। इसके बाद पेज जूम ऑप्शन पर क्लिक करके सेट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसे पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट कर लेना है और जब आप यह पीडीएफ ओपन करेंगे तो वह आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिटेल व्यू होगा। अब आपने पहली और दूसरी रिपोर्ट को आपस में मर्ज कर लेना है और जिस तरह से मैंने पेजेस के फुटर में अपने बिजनेस यूनिट का नाम, पेज नंबर और ईमेल आईडी ऐड की है, आप भी उस तरीके से उसे ऐड कर सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस शीट में जनरेट हुए टेबल्स की हेडर वाली रोज़ में आप कलर फिल कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको एक्सेल शीट पर काम करना आता है तो इन टेबल्स में मौजूद डेटा के हिसाब से आप उसे ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट में देखा था। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और इसमें देखने वाली बात यह है कि बहुत ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसको आप आसानी से किसी भी बैंक मैनेजर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको सिर्फ पहले पार्ट को ही एक्सप्लेन करना होता है। और अगर आप इस पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए तो मैं यह तो नहीं कहता कि आपको बिजनेस लोन मिल ही जाएगा, लेकिन कम से कम आपका लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।